हाँ दोस्तों, अब इससे आगे हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र क्या है। परिसंचरण तंत्र जो अध्याय 6 हमारे जैव प्रक्रम है उसका जो अंग आता है परिसंचरण तंत्र, यानी परिसंचरण तंत्र क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो मनुष्य में ऑक्सीजन, मनुष्य में O2 एवं CO2, तो मनुष्य में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, O2 का क्या हो जाएगा ऑक्सीजन और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थों यानी जो पोषक क्या होते हैं पोषक पदार्थों यानी उत्सर्जी पदार्थों अथवा स्रावित पदार्थों को शरीर के अंदर क्या है दोस्तों, कौन कौन से पदार्थों, पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्रावित पदार्थों को शरीर के एक ही भाग से यानी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने या लाने वाले तंत्र को ही क्या कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी शरीर के जो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पदार्थ, जैसे पोषक पदार्थ हो गए, जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, फिर वो आ गई यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आ गए, फिर आ गया पोषक पदार्थ यानी जो पोषक पदार्थ है वो, फिर उत्सर्जी पदार्थ जिनका उत्सर्जन कर रहे हैं वो, फिर आ गया तथा स्रावी पदार्थ, कौन से दोस्तों, स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में यानी एक अंग से दूसरे भाग या एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले जो तंत्र है यानी जो इसको संवेदन का जो कार्य करते हैं यानी लाने ले जाने का कार्य करते हैं, परिसंचरण तंत्र का जो कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, तो पहुंचाने या लाने वाले तंत्र को ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी ये रुधिर का क्या है, परिसंचरण तंत्र। रुधिर अर्थात हमारे शरीर में जो रक्त है, रक्त के माध्यम से जो भी आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व हो गए, उत्सर्जी पदार्थ हो गए और इस तरह के जो पदार्थ हो गए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, लाए या ले जाए जाते हैं। इस तंत्र को कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फिर आगे आपके आता है मानव परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, मानव जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके कितने भाग होते हैं, आपके क्वेश्चन आ जाए परिसंचरण तंत्र क्या है, मानव परिसंचरण तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो मानव परिसंचरण तंत्र जिसके कितने भाग होते हैं दोस्तों, 3 भाग होते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र के 3 भाग होते हैं। पहला आपके आ जाता है हृदय, दूसरा आपके आ जाता है रुधिर और तीसरा आ जाता है आपके रुधिर वाहिकाएं। क्या आ जाता है दोस्तों, रुधिर वाहिकाएं। वापस सुन लो, पहला आपके हृदय हो गया, दूसरा रुधिर हो गया और तीसरा क्या हो गया दोस्तों, रुधिर वाहिकाएं। जो ये आपके परिसंचरण तंत्र का, मानव के परिसंचरण तंत्र के ये 3 भाग है और ये तीनों एक स्थान से दूसरे, एक भाग से दूसरे भाग तक अन्य पदार्थों को ले जाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो पहला आपके आ गया दोस्तों हृदय, यानी हृदय क्या कार्य करता है, तो ये एक पेशी अंग है। जो हमारा हृदय, जो हमारा दिल है वो एक क्या है दोस्तों, पेशी अंग है, यानी एक संकुचित ये क्या है दोस्तों, पेशी अंग है। तो हृदय या जो हृदय है वो ये एक क्या है दोस्तों, पेशी अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर पंप के लिए संकुचन का कार्य करता है। अर्थात रुधिर जो हमारा रक्त है, क्या है दोस्तों, जो हमारा रक्त है वो रक्त को परिसंचरण तंत्र या रक्त को संकुचित यानी पंपित यानी हमारे रक्त को प्यूरिफाई करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, हृदय करता है। यानी हृदय जो है वो हमारे शरीर को, जो भी हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ है, जो अपशिष्ट रक्त है उसका क्या करता है, परित्याग करता है। तो हृदय का वापस सुन लो कि ये एक पेशी अंग है। कैसा है दोस्तों, हृदय दिल होता है जो एक पेशी अंग है जो पूरे शरीर में रुधिर पंप के लिए संकुचन का कार्य करता है या रुधिर को क्या करता है, संकुचित करता है। फिर आपके अगला आ गया, दूसरा आ गया रुधिर। क्या आ गया दोस्तों, रुधिर क्या है, तो रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। अगला आपके रुधिर है, तो ये एक परिसंचारी तरल है। क्या है दोस्तों, ये एक परिसंचारी, कौन सा है दोस्तों, परिसंचारी तरल है जिसमें तरल प्लाज्मा, क्या है दोस्तों, जिसमें तरल प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाओं के, क्या है दोस्तों, तरल प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाओं के रूप में रक्त तंत्र यानी जो रुधिर प्लाज्मा के रूप में आपके रूप में
स्वतंत्र कोशिकाएं होती है। क्या होती है दोस्तों? स्वतंत्र आपकी क्या होती है? कोशिकाएं होती है जो स्वतंत्र रूप से होती है। ये रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जो आपके रुधिर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो स्वतंत्र रूप वाली जो कोशिकाएं होती है, वापस सुन लो, रुधिर एक परिसंचारी तरल है। क्या है दोस्तों? परिसंचारी तरल, अर्थात ये जल के रूप में होता है जिसमें तरल प्लाज्मा, क्या दोस्तों? तरल प्लाज्मा जो लाल रंग का होता है, तरल प्लाज्मा एवं रुधिर कोशिकाओं के रूप में स्वतंत्र रूप से क्या होती है? स्वतंत्र रूप में कोशिकाएं होती है। ये रुधिर कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रुधिर कोशिकाएं? 3 प्रकार की होती है। पहले आपके हो गई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी आपके हो गई प्लेटलेट्स। कौन सी हो गई दोस्तों? प्लेटलेट्स हो गई। तो आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, जो आपके रुधिर की तीनों कोशिकाएं हैं वो आपके आरबीसी, अर्थात जो आपके लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम लाल रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। रुधिर है क्या है दोस्तों? रक्त है। रुधिर को आप ये मत समझना कि रुधिर कोई दूसरा नाम है। रुधिर का अर्थ होता है रक्त होता है। क्या होता है दोस्तों? रुधिर जो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है हमारे शरीर में। फिर आपके WBC, तो इसका हो गया श्वेत रुधिर कोशिकाएं। दूसरी हो गई आपकी श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरी आ गई आपके प्लेटलेट्स। क्या आ गई दोस्तों? प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती है वो हो गई। फिर आपके तीसरी आती है जो आपके परिसंचरण तंत्र की है, मानव में परिसंचरण तंत्र की जो परिसंचरण तंत्र तीसरा है वो आपके रुधिर वाहिका है। क्या है दोस्तों? रुधिर वाहिका है। अब रुधिर वाहिका है तो रुधिर वाहिका ये भी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। जो आपके रुधिर वाहिका है ये भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो रुधिर वाहिका ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपके धमनी, शिरा और कोशिकाएं आती है। क्या आती है दोस्तों? धमनी, शिरा और कोशिकाएं आती है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि धमनी का क्या कार्य है, या धमनी क्या कार्य करती है। तो धमनी के बारे में देखेंगे तो ये रुधिर को हृदय से, ये जो रुधिर होता है, रक्त होता है, तो ये रुधिर यानी जो रक्त होता है, रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का क्या करती है? कार्य करती है। यानी धमनी का कार्य आ जाए तो धमनी क्या कार्य करती है? तो धमनी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य है, सर्वप्रथम जो कार्य आता है वो आता है कि ये रुधिर को हृदय से, यानी रुधिर को हृदय से पंपित करके, जब हृदय रुधिर को या रक्त को पंपित कर देता है तो ये रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का क्या करती है? कार्य करती है। फिर आपके आगे शिरा, यानी शिरा का क्या कार्य है? तो शिरा के कार्य के बारे में जानेंगे। तो ये रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लाने का क्या करती है? कार्य करती है। जो आपका शिरा है वो शिरा क्या कार्य करता है? तो ये रुधिर को विभिन्न भागों के, यानी शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर, यानी हृदय की ओर वो उनको लाता है। तो हृदय की ओर लाने का क्या करती है? कार्य करती है। जो आपके अगला आता है, तीसरा आता है, पहला, दूसरा और तीसरा आता है कोशिकाएं। क्या आता है दोस्तों? कोशिकाएं। तो कोशिकाएं क्या कार्य करती है? रुधिर वाहिकाओं में जो तीसरा अंग है वो कोशिकाएं है। तो कोशिकाएं क्या कार्य करती है? ये पदार्थों का, क्या दोस्तों? ये पदार्थों का रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य क्या करती है दोस्तों? वापस सुन लो, कोशिकाएं क्या कार्य करती है? तो कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों का रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य, क्या दोस्तों? शरीर की कोशिकाओं के मध्य विनिमय करना इनका कार्य है। यानी विनिमय करना, आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। या जो कोशिकाएं होती है वो शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती है, तो एक कोशिकाएं टूटकर अपने से अन्य लाखों करोड़ों कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो विभिन्न पदार्थों का रुधिर एवं शरीर की कोशिकाओं के मध्य विनिमय का ये कोशिका क्या करती है दोस्तों? कार्य करती है। अगला जो आपके टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है लसिका। यानी लसिका क्या है? लसिका के बारे में बताइए, या लसिका किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए तो आप क्या लिखोगे? तो लसिका का लिखोगे, इस तंत्र में लसिका वाहिका एवं लसिका पर्व संधि होती है। यानी लसिका में क्या होती है? तो लसिका तंत्र क्या होता है? लसिका तंत्र किस प्रकार का होता है तो उसके बारे में। तो लसिका तंत्र क्या है? तो इस तंत्र में क्या दोस्तों? इस तंत्र में लसिका, फिर क्या आ गया? लसिका वाहिनियां और लसिका पर्व संधि होती है। फिर अगला आपके आ गया लसिका क्या होती है, या लसिका हम किसे कहते हैं? तो लसिका किसे कहते हैं दोस्तों? तो प्लाज्मा में WBC अर्थात श्वेत
रुधिर कोशिकाओं यानी आपके प्लाज्मा एवं श्वेत रुधिर कोशिकाओं या रुधिर कोशिकाओं को भेद कर क्या करते हैं, उन्हें भेद कर ऊतक कोशिकाओं के क्या दोस्तों, ऊतक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं, जो बीच का स्थान होता है वहां पहुंच जाते हैं। इस छनन की क्रिया को क्या करते हैं दोस्तों, रक्त का परिसंचरण हो जाता है, रक्त साफ हो जाता है। तो इस छनन की क्रिया द्वारा निर्मित द्रव को क्या कहा जाता है, लिफम क्या कहा जाता है, लिफम या लसिका नाम दिया गया है या इसे लसिका कहा जाता है। ये रक्त को क्या करती है कि ये WBC वाला जो आपके श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती है, ये उसके छालन को क्या करती है, इसका कार्य करती है, जिसे हम कहते हैं लिफम या लसिका का नाम दिया गया है, अर्थात जिसे लसिका कहते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे दोहरा परिसंचरण, यानी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि दोहरा परिसंचरण क्या है, दोहरा परिसंचरण किस प्रकार से होता है, जो हमारा अध्याय 6 जैव प्रक्रम में है। क्या है दोस्तों, दोहरा परिसंचरण क्या है। तो दोहरा परिसंचरण क्या है, तो रक्त का एक चक्र क्या है दोस्तों, रक्त का एक चक्र में 2 बार रक्त होता है जो हमारे शरीर में रुधिर होता है, तो रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना। क्या दोस्तों, एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना। पहली बार में शरीर का समस्त रक्त, यानी पहली बार में क्या होता है, तो हृदय जब जो रक्त होगा वो हृदय में जो रक्त का एक चक्र, यानी रक्त का क्या लगेगा, एक चक्र, रक्त का एक चक्कर हृदय में, रक्त का एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरना है। एक चक्कर में वो 2 बार हृदय से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। पहली बार में शरीर का समस्त, यानी पहली बार में शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर क्या है दोस्तों, पहली बार में होता है जो शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाहिने, कौन से दोस्तों, दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर, दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर बाएं नीले में, कौन से दोस्तों, दाएं नीले में, दाएं आलिंद से एकत्रित होकर दाएं नीले से होते हुए फेफड़ों में जाता है। कहां जाता है दोस्तों, पहले तो वो जो अशुद्ध रुधिर होगा वो हृदय के दाएं आलिंद में, किसमें दोस्तों, दाएं आलिंद में एकत्रित होते हुए या एकत्रित होकर फिर दाएं नीले में, वापस दाएं आलिंद हो गया, फिर दाएं नीले से होते हुए फेफड़ों में जाता है। कहां जाता है, फेफड़ों में जाता है। तथा दूसरी बार में, फिर वो पहली बार हो गया, अब दूसरी बार में हृदय में बाएं आलिंद में, कौन से दोस्तों, पहले दाएं था, अब बाएं आलिंद, जो बाएं आलिंद में फेफड़ों से होते हुए फुफ्फुस, क्या दोस्तों, फेफड़ों से होते हुए फुफ्फुस यानी शिराओं द्वारा एकत्रित, या शिराओं द्वारा, जो शिरा होती है, शिरा और धमनी, तो शिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर, क्या दोस्तों, शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंपित किया जाता है, यानी शरीर के विभिन्न भागों द्वारा इसे पहुंचाया जाता है, या शरीर के विभिन्न भागों द्वारा परिसंचरण के माध्यम से अनेक अंगों द्वारा इसे जो शुद्ध रक्त होता है, यानी फुफ्फुस शिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रुधिर, अर्थात जो शुद्ध रक्त है, तो शुद्ध रुधिर महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है, अर्थात पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण, क्या दोस्तों, इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण, यानी इसका परिभ्रमण, यानी बार बार ये रुधिर जो रक्त होता है वो बार बार शरीर में क्या करता रहता है दोस्तों, घूमता रहता है, यानी नसों में प्यूरिफाई होता रहता है। तो इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस प्रकार के परिभ्रमण को हमेशा क्या कहा जाएगा, दोहरा परिसंचरण कहा जाएगा, यानी रक्त निरंतर या दो बार रक्त एक ही चक्कर में 2 बार हृदय से क्या करेगा, गुजरेगा, और वो रक्त शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध रक्त होने के बाद वो एकत्रित फुफ्फुस में शिराओं द्वारा एकत्रित होते हुए जो शुद्ध रुधिर होगा वो महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों द्वारा पंप किया जाएगा। इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण को क्या कहा जाएगा दोस्तों, दोहरा परिसंचरण हम कहते हैं। अगला आ गया पादपों में
संवेद। क्या दोस्तों, पादपों में संवेद या पादपों में भी संवेद किस प्रकार से होता है? पादपों में भी जो जल होता है वो एक भाग से दूसरे भागों द्वारा कैसे पहुंचता है? पेड़ पौधे किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो जल को कहां से अवशोषित करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पादपों में संवेद यानी जो जल होता है वो जड़ों के द्वारा पत्तियों तक कैसे कैसे पहुंचता है? तो पादप में संवेद ऊतक दो प्रकार के होते हैं। पादपों में संवेद ऊतक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, यानी ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पादपों में संवेद ऊतक होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। ये दो आपके हैं, पहला जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। तो पहला आप पढ़ेंगे जाइलम, यानी जाइलम क्या है? तो इसे जल संवेद ऊतक भी कहते हैं। जो जाइलम है उसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसे जल संवेद ऊतक भी कहते हैं, या जल संवेद ऊतक का नाम भी इसे दिया गया है। जो जाइलम होता है अर्थात जो जल संवेद ऊतक होता है उसका प्रमुख कार्य, तो इसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा, क्या दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा जल में घुले खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का इसका क्या है दोस्तों? कार्य। जो जाइलम होता है उसका कार्य ये होता है कि इसका प्रमुख कार्य है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल को, यानी जड़ों के द्वारा ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? जल को अवशोषित करते हैं। इसलिए जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है, क्या होती है दोस्तों? जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो गहराइयों तक मिट्टी में क्या रहती है? जल की तलाश में, अर्थात जल के लिए वो क्या रहती है दोस्तों? अंदर गहराइयों तक, अनेक पातालों तक उनकी जड़ें क्या रहती है? गहरी रहती है, ताकि वो किसकी तलाश में जाती है? जल की तलाश में, अर्थात वो जल को क्या करती है दोस्तों? अवशोषित करती है। तो जो आपके जाइलम का कार्य है, तो इसका प्रमुख कार्य है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल को, यानी ये जड़ें जल का क्या कर रही है दोस्तों? अवशोषण कर रही है। तो जड़ों द्वारा इसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल को, अवशोषित जल तथा जल में घुले, यानी जल में क्या घुले रहते हैं? खनिज लवण। तो जल में घुले जो खनिज लवण है, तो जल में घुले खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का ये क्या करता है? कार्य करता है। कौन कार्य करता है? ये जाइलम। कौन करता है दोस्तों? जाइलम। वापिस सुन लो दोस्तों, जाइलम का जो नाम है, तो जाइलम को क्या कहते हैं? तो जाइलम किसे कहते हैं? तो इसे जल संवेद ऊतक भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जाइलम को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? जाइलम को कहते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य है वो जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा जल में घुले खनिज लवणों को जो होते हैं वो खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाने का क्या करते हैं? कार्य करता है। फिर आपके अगला आ गया फ्लोएम। क्या आ गया दोस्तों? तो फ्लोएम। तो फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या है? फ्लोएम किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लोएम का प्रमुख कार्य पर्ण में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम का क्या कार्य है? वापिस सुन लो, फ्लोएम का प्रमुख कार्य क्या कार्य है? तो फ्लोएम का प्रमुख कार्य पर्ण में बने, यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, तो पर्ण में बने खाद्य पदार्थों को, जो पर्ण में बनते हैं जो खाद्य पदार्थों को, प्रत्येक खाद्य पदार्थों को पौधा होता है, इस प्रकार का जो ये पौधा है, तो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का ये क्या करता है? कार्य करता है। जो भी पोषक, जो पदार्थ होते हैं, इनको ये पर्ण में बने जो भी पदार्थ होते हैं, उनको ये सभी इनके पेड़ पौधों की पत्तियों, डालियों तक पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। फिर आपके अगला टॉपिक आ जाता है वाष्पोत्सर्जन। क्या है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन, यानी जो पादप होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन होता है। नदियों का जो जल होता है उसमें वाष्पोत्सर्जन होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या है? जल का वाष्प के रूप में धरातल से आसमान में चले जाना। ये जल क्या हो जाता है? धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पादप के वायव्य भाग द्वारा, क्या दोस्तों? पादप के वायव्य भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, क्या दोस्तों? वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अर्थात जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, क्या होती है दोस्तों? पेड़ पौधों की जो ये पत्तियां होती है, उन पत्तियों को जड़ों के माध्यम से जल उनमें पहुंचता है। जब उनपे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों पर जो सवेरे सुबह जो आपको जल दिखाई देता है, वो जल दिन में कहां चला जाता है? जब तेज सूर्य के प्रकाश की किरण उन पर पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिससे जो जल होता है पेड़ पौधों की पत्तियों पर, वो क्या हो जाता है? वाष्पीकृत होकर
ऊपर वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। वापस सुन लो, वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन पादप के जो पादप होता है, तो पादप के वायवीय भाग में, क्या दोस्तों, पादप के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है। क्या होती है, वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, या जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला आपके आ गया उत्सर्जन तंत्र। क्या आ गया दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र, यानी हमने खा लिया, सब कुछ कर लिया, अब मनुष्य और पेड़ पौधे उत्सर्जन किस प्रकार से करते हैं, उत्सर्जन अंग किस प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन तंत्र, तो उसमें आपके आ गया कि उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, क्या दोस्तों, उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित अपशिष्ट उत्पादों, क्या दोस्तों, अपशिष्ट उत्पादों, यानी आपके उपापचयी क्रियाओं के द्वारा, यानी भोजन को आपने क्या कर लिया, पचा लिया, तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित अपशिष्ट उत्पादों, किसको दोस्तों, अपशिष्ट उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को, अपशिष्ट उत्पादों एवं अतिरिक्त लवणों को शरीर से बाहर त्यागना या शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपके उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो भी उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित जो अपशिष्ट उत्सर्जित पदार्थ है, क्या दोस्तों, अपशिष्ट उत्पाद एवं अतिरिक्त लवणों को, यानी जो शरीर में जो लवण होता है, जो मूत्र होता है, उसको, तो अतिरिक्त लवणों को शरीर से बाहर त्यागना या बाहर निकालना आपके क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन से संबंधित अंगों को उत्सर्जन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जन से संबंधित जो अंग होते हैं, या उत्सर्जित जो अंग होते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उत्सर्जन अंग कहते हैं। उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन अंग के जो उत्सर्जन अंग हो गए, उसको जो सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, हम उत्सर्जन तंत्र कहेंगे, यानी ये पूरे तंत्र का क्या करेगा दोस्तों, निर्माण करेगा। फिर अगला आपके आ जाता है, मानव में उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित या उत्सर्जन तंत्र में निम्न अंग पाए जाते हैं। यानी आपके क्वेश्चन आ जाए कि मानव में कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग होते हैं, या मानव में उत्सर्जन में कौन कौन से उत्सर्जन जो तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, पहला वृक्क, क्या लिखोगे, वृक्क, क्या लिखोगे दोस्तों, वृक्क। दूसरा लिखोगे आप मूत्रवाहिनियां, क्या लिखोगे दोस्तों, मूत्रवाहिनियां। तीसरा आप लिखोगे मूत्राशय, क्या लिखोगे दोस्तों, मूत्राशय। चौथा आप लिखोगे मूत्रमार्ग, क्या लिखोगे दोस्तों, मूत्रमार्ग। और पांचवा आप लिख सकते हो दोस्तों गुद्दा, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो दोस्तों, गुद्दा द्वार। गुद्दा द्वार जो आपके होता है, उससे आपका क्या होता है, मल का परित्याग होता है। तो ये 5 मानव में उत्सर्जन तंत्र की क्या हो गए दोस्तों, अंग हो गए। पहला आपके वृक्क आ गया, दूसरा आपके मूत्रवाहिनी आ गया, तीसरा आपके मूत्राशय आ गया, चौथा आपके मूत्रमार्ग आ गया, और पांचवा आपके क्या आ गया, गुद्दा, जिसके द्वारा आप मल का क्या करते हो, त्याग या परित्याग करते हो, मल को उत्सर्जित करते हो दोस्तों। तो यह आपके पाठ में होगा दोहरा परिसंचरण हो गया, फिर पादपों में संवेद हो गया, फिर आपके जो पादपों में संवेद किस प्रकार से होता है, तो आपके जाइलम फ्लोएम हो गया, वाष्पोत्सर्जन हो गया दोस्तों, फिर उत्सर्जन तंत्र हो गया। उत्सर्जन तंत्र जो अंग किसे कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से बनता है, वो हो गया। मानव में उत्सर्जन जो तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र के जो अंगों के जो नाम होते हैं उसके बारे में मैंने आज आपको पढ़ा दिया दोस्तों। अध्याय 6 का जो लास्ट टॉपिक बचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये अध्याय आपके क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन की जो संरचना वो कैसी होती है, और नेफ्रॉन की क्रियाविधि किस प्रकार की होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक टॉपिक हमारे पादपों में उत्सर्जन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके पहला लेते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन किसे कहते हैं, नेफ्रॉन किस प्रकार का होता है। तो नेफ्रॉन क्या है, तो ये वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या है दोस्तों, इकाई है। जो नेफ्रॉन होता है वो आपके वृक्क होते हैं या वृक्काणु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वृक्काणु। क्या होते हैं दोस्तों, वृक्काणु। वृक्काणु की क्या है, ये क्रियात्मक एवं संरचनात्मक क्या है, इकाई होती है। कौन होती है, नेफ्रॉन होती है।
उत्सर्जी उत्पाद क्या है? उत्सर्जी उत्पाद वरीय नाइट्रोजनी यौगिक के रूप में वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। वृक्क के रूप में जो नेफ्रॉन में जो वृक्क में नेफ्रॉन द्वारा क्या किए जाते हैं? इनको निकाले जाते हैं। किसको निकाला जाता है? उत्सर्जी उत्पाद वरीय नाइट्रोजनी क्या दोस्तों? वरीय नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में वृक्क में से जो क्या निकाला जाता है? नेफ्रॉन द्वारा इन्हें बाहर निकाला जाता है। फिर अगला टॉपिक आपके आ गया पादपों में उत्सर्जन, यानी पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? पेड़ पौधे किस किस पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। यानी पेड़ पौधे हो गए, पादप हो गए, जो पादप वनस्पति हो गई, तो पादप विशिष्ट या पादप जो अपशिष्ट पदार्थों द्वारा, पादप क्या है? अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए या छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का क्या करते हैं दोस्तों? उपयोग करते हैं या विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका क्या दोस्तों? कोशिका रिक्तिका से संचित किए जा सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए जो अपशिष्ट पदार्थों में कोशिका है वो रिक्तिका एक होगी, तो रिक्तिका में संचित किए जा सकते हैं। जैसे कि जो आपके गोंद, जो आपके पादप में लगता है गोंद, जिसको आप निकालते हो, गोंद को आप तोड़ के लाते हो, जिसके आपकी गोंद की शीशी बनती है, जिसे आप पेपर अन्य वस्तुओं को आप चिपकाते हो, तो वो गोंद एवं रेनिज क्या दोस्तों? गोंद एवं रेनिज के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा क्या दोस्तों? पेड़ पौधे अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं, क्योंकि जब पत्तियां पुरानी हो जाती है तो बसंत ऋतु में वो पत्तियां क्या हो जाती है? गिर जाती है। यानी अपशिष्ट पत्तियों को त्याग देते हैं और नई पत्तियां वापस उभर आती है। तो क्या है कि या गोंद या रेनिज के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है इसे, या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। जो मृदा होती है उसमें क्या कर दिए जाते हैं दोस्तों? उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, अर्थात उनका उत्सर्जन किया जाता है। फिर आपके आ गया वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रियाविधि, यानी वृक्काणु जो होते हैं अर्थात जो नेफ्रॉन होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है और उसकी क्रियाविधि अर्थात उसके क्या क्या कार्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आ गया नेफ्रॉन की संरचना। तो नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है? तो नेफ्रॉन तो प्रत्येक वृक्क में क्या दोस्तों? प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्पंदन एकक होते हैं। क्या होते हैं? अनेक निस्पंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन कहते हैं। वापस क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि नेफ्रॉन तथा वृक्काणु किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्पंदन एकक होते हैं। क्या होते हैं? निस्पंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु अर्थात नेफ्रॉन कहते हैं। निस्पंदन एकक में क्या दोस्तों? निस्पंदन एकक में फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली क्या होती है? बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक क्या होता है? गुच्छ होता है। क्या होता है दोस्तों? गुच्छ होता है। उस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? जिसे कोशिका गुच्छ क्या दोस्तों? जिसे कोशिका गुच्छ अर्थात गेलुमुरुस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे कोशिका गुच्छ अर्थात गेलुमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? गेलुमेरुलस कहते हैं। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ फिर आपके एक नलिका के रूप में आकार के सिरे के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एक आकार के सिरे के अंदर होता है जिसे बोमन सुंपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे बोमन सुंपुट कहते हैं। नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। जो नलिका होती है, जो आपके वृक्काणु में नेफ्रॉन में जो नलिका होती है, उस नलिका का कार्य है नलिका छने हुए मूत्र को, यानी जो मूत्र आपके मूत्रवाहिनी में आता है उस छने हुए मूत्र को वो क्या करती है दोस्तों? एकत्रित करती है। फिर अगला आपके आ गया कि नेफ्रॉन की क्रियाविधि, यानी नेफ्रॉन की जो क्रियाविधि होती है वो क्रियाविधि किस प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे प्रारंभिक जो निस्पंदन होता है जो पदार्थों को त्यागता है, तो प्रारंभिक निस्पंदन में कुछ पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में लवण अमीनो अम्ल हो गया, फिर आपके लवण हो गया और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। क्या रह जाता है दोस्तों? प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का जो चयनित पुनर्अवशोषण
जाता है, शुरू हो जाता है, या पुनः अवशोषण होना ये शुरू हो जाता है या पुनः अवशोषण हो जाता है, जिससे इन पदार्थों को क्या कर लिया जाता है दोस्तों, नेफ्रॉन के द्वारा या नेफ्रॉन की संरचना होती है जिसके द्वारा इन पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, परित्याग कर लिया जाता है। ये आपके जो अध्याय 6 है यानी जैव प्रक्रम, इसके जो मेन टॉपिक है दोस्तों मैंने वो आपको सभी करवा दिए है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूले दोस्तों। ये आपके अध्याय 6 है, इसको मैंने पूरे डिटेल से आपको समझा दिया दोस्तों। बस आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और इस पार्ट को अच्छी तरह से समझना है। ये पार्ट आपके 7 नंबर का है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2023 में। क्या दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2023 में ये 7 नंबर की इसमें क्वेश्चन बनेंगे। आपको अच्छे से इस पार्ट को समझना है। इस पार्ट का कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है दोस्तों। अगला जो इस पार्ट से रिलेटेड जो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा उस पार्ट से मैं आपके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कितने कितने नंबर के कहां से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, उस बारे में मैं आपका एक वीडियो और बनाऊंगा। उसमें जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो सारांश होगा, कहां से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों।